मंच पर विराजमान श्री करशन भाई, श्री चंद्रशेखरन जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, यहां मुझे ई रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है अभी तक मैं समझ नहीं पाया। लेकिन हो सकता है शायद मुख्यमंत्री हों और सब लोग जो काम करते हैं वो मुख्यमंत्री के खाते में जमा हो जाते हैं। इस अवार्ड के हकदार मेरी सरकार में जो नौजवानों की टीम है, जो आधुनिक विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम कर रही हैं, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और मैं ई रत्न अवार्ड गुजरात की युवा शक्ति को समर्पित करता हूं। ये बात सही है कि विकास की यात्रा बड़ी तेजी से बदल रही है। अगर 19वीं सदी की ओर देखा जाए तो सदी का प्रारंभ और सदी के अंत के बीच कोई ज्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। रहन सहन, कपड़े, व्यावसायिक गतिविधियां पूरी शताब्दी तक एक ही ढांचा आपको नजर आएगा। युद्ध भी हुए होंगे तो एक ही ढांचे में हुए हैं। घोड़ा होगा तो घोड़ा ही चलता रहा, कहीं ऊंट था तो ऊंट ही चलता रहा। यानी 100 साल तक मानव जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया। 20वीं शताब्दी की ओर देखें तो थोड़ा बहुत औद्योगिक क्रांति का प्रभाव शुरू हुआ और स्लो एंड स्टेडी एक बदलाव महसूस होने लगा। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में जो था उससे थोड़ा फर्क अंत में महसूस होने लगा। लेकिन गत 30 साल की ओर देखें तो शायद सहस्त्रों वर्षों में मानव जीवन की यात्रा में बदलाव नहीं आया होगा, उतना सिर्फ 30 साल में आया है। और उसका मूल कारण है आधुनिक विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा किया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। पूरी सोच, पूरी व्यवस्था, सब कुछ बदल दिया है। और इसलिए हर चीज को रिस्पॉन्ड भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब पहले कहीं कोई घटना घटती थी तो 24 घंटे के बाद अखबार में छपती थी। 24 घंटे के भीतर भीतर इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नमेंट मशीन भी दौड़ सकती थी, कुछ ठीक ठाक कर सकती थी। और अगर अरेंजमेंट करने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने तो भी ले सकते थे। इन दिनों तो घटना यहां घटी नहीं कि दूसरी सेकंड वहां दिखी नहीं। अब पूरी मशीनरी उस चीज को मूव करे, पहुंचे, उसके पहले तो सब कुछ फ्लैर हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज है। और इसलिए हम रोते बैठे, अब क्या करें यार, सब मीडिया वाले ही ऐसे हैं, तो बात नहीं चलती है। हम उनको दोष नहीं दे सकते। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बदले हुए युग के अनुकूल रिस्पॉन्स करने के लिए अपनी सरकारों को तैयार करें। हम समय के आगे चलने की सोचें, नहीं चल पाते हैं तो कम से कम साथ साथ तो चले। और साथ साथ भी नहीं चल पाते हो तो पास पास तो चलो। और ये जब तक इस बात को हम स्वीकार नहीं करते तब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। मुझे स्मरण है जब मैं 2001-2002 के कालखंड में नया नया मुख्यमंत्री था, तो हमारे अफसरों के साथ बात करता था तो मैं पूछता था कि आपके टेबल पे
ये मॉडर्न गुलदस्ता है कि नहीं है? मैं ऐसा कहता था। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर एक गुलदस्ते की तरह पड़ा है, उसको कोई खोलता भी नहीं है। सालों तक ऐसा था। अब सरकार का बजट था, सर्कुलर था कि 2% आपको एक्सपेंस इसमें करना है, तो वो तो अच्छा काम है, खर्चा करने में क्या जाता है, सबका उत्साह रहता है उसमें। तो कंप्यूटर आ जाते हैं, टेबल पे लग जाते हैं, और ज्यादातर लोग तो उस पर कपड़ा कौन सा लगाना उसमें काफी ध्यान देते हैं। तब जाकर के हमने एक नियम बनाया कि सीएस की तरफ से लिखित में कोई मैसेज नहीं जाएगा, ईमेल पर जाएगा, जिसको खोलना है खोले, नहीं खोलना है तो तैयार रहे। ऐसा करना पड़ा। और उससे फिर धीरे 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 आदत बनने लगी। और जब एक बार आदत हो जाती है तो फिर इंसान उसमें इन्वॉल्व होता है। ये कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कोई किसी को छू ना सके जी। आखिरकार ये लाल पीले हरे बटन किसके लिए होते हैं भाई? पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं क्या? किसी अनपढ़ आदमी को कारखाने में काम करता है और मानो किसी मशीन को ऑपरेट करता है, तो आज से 50 साल पहले क्या रहता था? एक बड़ा कीबोर्ड रहता था, हरे पीले नीले ऐसे कलर के स्विच रहते थे, और उसको समझाया जाता था 8 बजे हरा दबाना, 9 बजे ये दबाना, 10 बजे ये दबाना। अब आपको यही करना है और क्या करना है जी? इतना सरल विज्ञान है, यहां तक उसको समझाना पड़ रहा है। और एक बार वो समझने लग गया तो सहज रूप से अब हम लोग, मोबाइल फोन एक प्रेस्टीज इश्यू बना हुआ है इन दिनों। आपके पास मोबाइल है या नहीं है, वो आज से 15 साल पहले पूछा जाता था। अब कौन सा मॉडल है, कौन सा मेक है, और उसमें कंपटीशन चलता है। देखते हैं तो दोस्तों को दिखा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि मैं तो पिछले हफ्ते लाया था, यार आउटडेटेड हो गया, तो ऐसे जेब में रखता है। और उनको पूछे कि भाई तुम्हें क्या मालूम है, ये तुम्हारे हाथ में खिलौना है, कोई क्या जानते हो? तो उसको रेड एंड ग्रीन बटन का पता है, फोन आता है तो ग्रीन दबाओ, कट करना है तो रेड दबाओ। अब हजारों रुपए खर्च करता है जी। पैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो खर्च कर रहा है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड नहीं बन रहा है। और जब तक हम ये मन को नहीं बदलेंगे, तब तक टेक्नोलॉजी को कोई अडॉप्ट नहीं करता है जी। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको पुराना ठहरा ही चलेगा। कई घर आपने देखे होंगे, जब जो शुरू में गैस सिलेंडर आया, घर में बेटा कमाने लगा है, मां के लिए गैस सिलेंडर लाया है, लेकिन मां कह देती नहीं मैं तो चूल्हे पर पकाऊंगी। दिमाग तैयार नहीं होता है कि गैस से सरल है, सुविधा है, वो फिर बहाना निकालती है, ये खड़े खड़े कौन पकाएगा, मैं तो बैठ करके चूल्हे पर पकाती हूं। ये सबने पुराने घरों में देखा होगा। यानी बदलाव को स्वीकारने के लिए पहले मन रेजिस्ट करता है, लेकिन एक बार आदत हो जाए तो फिर रोज झगड़ा होता है, तो इतना काम में है, गैस सिलेंडर खाली हो गया, गैस लाना भूल जाता है, रोज झगड़ा गैस क्यों नहीं लाया उसका होता है। यानी जैसे जीवन का वो हिस्सा बन जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी व्यक्ति को चलाना शुरू कर देती है, और इसको जो समझता है वो चीजों में बदलाव लाता है। हमने देखा है कि गुजरात में टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण हमारी इतनी सुविधा बढ़ी है। मैं अभी ये आपके कार्यक्रम में लिखा IC इजी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था IC इजी। एक बार इसको अगर शुरू करें, और मेरा मत है E-governance is effective governance, E-governance is easy governance, and not only that, E-governance is economical governance. ये आर्थिक रूप से भी
बहुत कम खर्चीला है और फायदे कितने हैं अब हम बताएं। ये सिनेमा थिएटरों में सरकार को मनोरंजन टैक्स मिलता है। अब वो मनोरंजन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों बचाने के लिए अच्छे से अच्छी जगह कहीं है तो थिएटर होता है और दूसरी होटल होती है। जो टैक्स की चोरी करते हैं ना उनको इसका बराबर ज्ञान है। तो हमने तय किया कि वहां सील करो, क्योंकि वो ब्लैक का व्हाइट करना है तो उसका उपयोग करने के लिए वो सारे कितनी टिकट गए, कितने लोग देखने आए, कौन देखे, चलो यार हो जाए। अब सरकार को टैक्स मिलता नहीं था। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, काफी कुछ कमा सकते हैं, सरकार को धन मिल सकता है। तो हमने उसमें ई रिटर्न की सिस्टम को ले आए और जितना हमें खर्चा लगाने में लगा उससे ज्यादा हमारी इनकम होने लगी। अब जब इनकम होती है तो अफसरों को समझाना सरल हो जाता है कि देखिए भाई आपका टारगेट पूरा हो रहा है, इसको लाइए टेक्नोलॉजी, फिर मान लेते हैं वो। अब हमारे यहां मैं एक उदाहरण देता हूं, ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है। ये जो 2G 3G, क्षमा करना मुझे क्योंकि संकट इन्हीं के डिपार्टमेंट में जुड़ा हुआ है। तो देखिए ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बड़ी सुविधा बढ़ती है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में भिलाड़ करके हमारा चेक पोस्ट है। जितने व्हीकल महाराष्ट्र से गुजरात आते हैं वो भिलाड़ चेक पोस्ट रुकते हैं, जितने व्हीकल गुजरात से महाराष्ट्र जाते हैं वो भिलाड़ चेक पोस्ट पर रुकते हैं और वो अपना टैक्स देते हैं। हमारे से 1 किलोमीटर दूर वैसा ही एक चेक पोस्ट महाराष्ट्र का ओछाड़ में है। वही व्हीकल जो हमारे यहां रुकते हो वहां भी रुकते हैं, आते हो जाते हो। जितना टैक्स रेट हमारा है उतना ही टैक्स रेट महाराष्ट्र का है। लेकिन उनमें और हमारे में फर्क यह है, यानी ये फर्क नहीं वहां कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी, उसमें और हमारे में फर्क यह है कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उन्होंने नहीं किया है। और हम हमारे यहां से बैठ करके उस चेक पोस्ट पर कितनी गाड़ियां आई, कैसे आई, क्या हो रहा है, पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। उसका परिणाम ये है कि पिछले 3 साल में हमारी इनकम महाराष्ट्र से एक चेक पोस्ट पर 400 करोड़ रुपए ज्यादा है। उतने ही व्हीकल, वही टैक्स रेट, लेकिन हमारी इनकम 400 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब वो लगाने का खर्चा में 400 करोड़ नहीं हुआ। और इसलिए अगर टेक्नोलॉजी को लाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है। कभी कभी मानव सेवा का काम टेक्नोलॉजी कैसे करती है। मुझे स्मरण है, हमारे एक साथी मेरे ऑफिस में जो पहले डिजास्टर में ही काम करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के पढ़ने के लिए गए थे। और 3 साल पहले हमें स्मरण होगा ऑस्ट्रेलिया में काफी बाढ़ आई थी और वो लोग परेशान थे कि लोगों को सूचना कैसे करेंगे, लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या करें। और उनकी एक मीटिंग चल रही थी, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो डिस्कशन में वो भी हिस्सा लिए। तो उन्होंने गुजरात का एक्सपीरियंस वहां ऑस्ट्रेलिया के लोगों को शेयर किया और ये समृद्ध देशों की हालत थी, वो भौचक के रह गए थे। क्या बात है मित्रों, आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां बाढ़ आना करीब 5 साल में एक आध बार हमारे नसीब में लिखा होता है। पानी कहां होता है ये। लेकिन उस वर्ष ऐसा हो गया 4 साल पहले कि एक वर्ष में 4 बार मही नदी में बाढ़ आई, एक साल में 4 बार। अब बाढ़ आती है तो पूरे उस नदी के किनारे पर रहने वाले गांवों को सूचित करना होता है, भाई खाली करना है, वहां से बड़ी जगह पे चले जाना है, लिखना है, फलाना है। जस्ट बिकॉज ऑफ अवर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और पूरे सभी गांवों का मोबाइल फोन का नेटवर्क हमारे पास था, नंबर्स थे। और सब गांव के लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमें लिखना है आवजो तो AVAGO लिख करके समझाते थे, आवजो। मही तो MAHI करके उसको समझाते थे, भाई देखिए ऐसा पानी आ रहा है। अंग्रेजी में लिखे हुए अक्षरों में गुजराती भाषा में उसको मैसेज देते थे कि 2-3 घंटे में तुम्हारी यहाँ बाढ़ पहुंचने वाली है, आधे घंटे में बाढ़ पहुंचने वाली है। मित्रों, मैं आज संतोष के साथ कहता हूं
4 बार बाढ़ आने के बाद भी इंसान तो क्या, एक पशु भी नहीं मरा था। यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और इसका कितना लाभ हो सकता है। कभी कभी आदमी सस्ता खोजता रहता है। अगर कोई आपके पास आ गया कि मैं बहुत कर्ज में हूं, मेरी मां बहुत बीमार है, ये मोटरसाइकिल मेरी ले लीजिए, मैं 10,000 में देने को तैयार हूं। हमको भी लगता है यार चलो उसकी मां बीमार है, 10,000 में मोटरसाइकिल ले ले। हमें पता नहीं होता है कि चोरी का माल है और वो बड़ा उस्ताद होता है, चोरी भी करता है और बाद में माल भी ऐसे ही भड़काता है। और जब खोजते खोजते पकड़ में आते हैं तो जेल आप चले जाते हैं, क्योंकि भाई आपने मोटरसाइकिल आप ही की चोरी करके लाए हो। हमारे यहीं बैठे हैं हमारे मनोज जी, एक छोटा सा हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आप अगर कहीं से गाड़ी खरीदते हो, सिंपल एक SMS कीजिए, विद इन नो टाइम ये गाड़ी सचमुच में किसकी है, क्या है, सारी जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाती है। आप बहुत बड़े संकट से बच जाते हैं। अगर हम व्यवस्थाओं को विकसित करें तो कितना बड़ा फायदा होता है। मित्रों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हमने 108 की सेवा में किया है और मैं जो नौजवान उसमें इंटरेस्टेड है उनसे मेरा आग्रह है कि कभी 108 का हमारा जो हेडक्वार्टर है उससे आप जरूर देखने जाइए, स्टडी करने जाइए। हमें वहां भी एक अवार्ड मिला है। वो अवार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार की सेवा अमेरिका में करीब 150 साल से चलती है। समय समय पर उसका विकास हुआ है। यूरोप में करीब 110 ईयर्स से चल रही है और हमारे यहां अभी 10 साल नहीं हुई है, 5 या 6 साल से चल रही है। लेकिन वो उन्होंने रेटिंग किया कि कौन क्विक रिस्पॉन्ड करता है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसका एवरेज जो रिस्पॉन्ड टाइम निकाला है तो टेलीफोन पर 5 घंटे से ज्यादा घंटी बजने के बाद अमेरिका और यूरोप में रिस्पॉन्ड मिला है। और हम जिन लोगों को दुनिया आलसी कहती है, समझदार नहीं ऐसे कहती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हमें बताए जाते हैं, हमारे लिए न जाने, यानी हम हिंदुस्तानियों के लिए न जाने कैसी कैसी बातें दुनिया बताती है। मित्रों, आज मैं सीना तान करके कहना चाहता हूं, हमें अवार्ड इसलिए मिला कि हमारे यहां हमारे देश के नागरिक 3.5 मिनट में 3.5 घंटी बजने पर रिस्पॉन्ड करते हैं। 3.5 घंटे। इतने क्विक रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। और उसका परिणाम क्या है? आज गुजरात के किसी भी कोने में किसी को सांप काटा है, कोई गरीब मां को प्रसूति की पीड़ा हो रही है, किसी गरीब के घर में कोई आग लगी है, कोई तकलीफ हो गई है, गुजरात के किसी भी कोने में, उधर नासिक के किनारे गुजरात का गांव होगा या राजस्थान के किनारे पर गुजरात का गांव होगा, अगर उसने 108 लगा लिया तो मैक्सिमम 13 मिनट में 108 पहुंचती है। मित्रों, मैक्सिमम 13 मिनट में, और कितनों की जिंदगी बचा रहे हैं। यह सिर्फ व्हीकल के कारण नहीं हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण हो रहा है। टेक्नोलॉजी को कहां उपयोग करना, कौन से प्रायोरिटी देना, उस पर होता है। हमने आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की है। भारत सरकार ने पिछले बजट में कहा है कि हम हिंदुस्तान के 3000 गांवों में शायद पायलट प्रोजेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का करेंगे। और अभी चंद्रशेखर जी बता रहे थे उसका डिटेल प्रोजेक्ट अब बना है। गुजरात में काम हो चुका है और उसका परिणाम क्या है? लास्ट ईयर 2010 में ऑनलाइन सरकार से जमीन से संबंधित कागज मांगने वालों की संख्या 3 करोड़ है। 3 करोड़ ऐसे दस्तावेज ऑनलाइन लोगों ने लिए हैं, यानी सामान्य मानवी को पता है। मित्रों, इससे भी आगे कोई कल्पना कर सकता है कि टेक्नोलॉजी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती है? शायद यहां के एक्सपर्टों ने अनुभव नहीं किया होगा। मैं आज उदाहरण देता हूं। मेरे यहां स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है। वो स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम का एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ उपयोग है। और मैं मानता हूं डेमोक्रेसी के अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई काम है, कोई जरूरत है, तो वह है ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम। जिस शासन व्यवस्था में ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो शासन प्रो पीपल होता है। एंड दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी।
और इसलिए हमने हमारा एक स्वागत कार्यक्रम बनाया, ऑनलाइन कार्यक्रम होता है और मैं खुद बैठता हूं महीने में एक लास्ट वीरवार को बैठ रहा हूं। आज हिंदुस्तान के सभी राज्य उसका स्टडी करके गए हैं और सब लोग उसको दोबारा उसको अपने अपने राज्य में अपने अपने तरीके से लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं। 2003 से प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। पहले लोग परिचित नहीं थे, अब तो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तहसील में चल रहा है और गांव में भी चल रहा है। ऑनलाइन कंप्लेन आती है। इस वर्ष का अभी मेरे पास हिसाब नहीं है, लेकिन इसके पूर्व करीब सीधी कंप्लेन मेरे पास 2 लाख पहुंची, आम आदमी की शिकायत। और आप मुझे कहते हुए खुशी होती है, 1,85,000 शिकायतों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गवर्नमेंट ने। शिकायत करने वाले की सच निकली और 1,85,000। और उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि आज गुजरात के अंदर गांव का किसान हो, अनपढ़ हो, फटे कपड़े हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर की कचहरी में जाके खड़ा हो जाता है, कागज हाथ में होता है और बोलता है, मेरी बात मानते हो कि ऑनलाइन जाओ। उसको मालूम नहीं है ऑनलाइन क्या होता है, लेकिन उसको ये मालूम है ऑनलाइन से दुनिया चलती है। अब तुरंत वो कलेक्टर खड़ा हो जाए, अरे आओ भैया आओ, बताओ क्या बात है, ठीक है तो अगले सोमवार तक कर दूंगा। मित्रों, ये ताकत होती है। एक छोटे से किसान के मन में इस टेक्नोलॉजी ने क्या कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि वो कलेक्टर की आंख में आंख मिलाकर दिखाता है, साफ सुनते हो कि नहीं सुनते हो, और मैं ऑनलाइन चाहता हूं। ये सामर्थ्य है मित्रों। हम अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, वो मैं समझता हूं शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नए मॉडल के रूप में आने वाले दिनों में उसकी चर्चा होगी। मैंने कभी इस विषय में बाहर कभी कहा नहीं, पहली बार थोड़ी सी झलक आपको दे रहा हूं, क्योंकि टोटल 19 मॉड्यूल्स हैं हमारे, और हमारा वो प्रोजेक्ट है ई ऊर्जा। इस ई ऊर्जा के लिए हमने कोई 19 मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसका क्या परिणाम होने वाला है आप अंदाज कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के नाते इस 1 अप्रैल से उसको हमने लागू किया। जैसे बिजली पैदा करने वाला जो हमारा कारखाना है वो कोयला कितना कंज्यूम करता है, कोयले के साथ जिन चीजों को मिक्सिंग करना होता है वो कितना परसेंटेज हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी लेवल क्या है, कितने प्रकार से वो एनर्जी कैसे जनरेट कर रहा है, इन सारी चीजों का मेरे यहां ऑनलाइन मॉनिटरिंग होता है। और उसका परिणाम क्या है देखिए, पूरा हिंदुस्तान बहुत तेजी से अंधार युग में जा रहा है। क्यों डर नहीं लग रहा है? हम भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है यार। आप बिल्कुल निश्चिंत है, नहीं जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा, ऐसा ही है। आप काफी परेशान नहीं हो रहे भाई। कोयले के कारण बिजली के कारखाने लगातार बंद हो रहे हैं। 12-15 हजार मेगावाट बिजली पैदा होना बंद हो गया है। अब संकट कितना गहरा होगा उसका अंदाज कर सकते हो। साइटेशन पढ़ने के लिए आंध्र से वे तो यहां आ पाए, लेकिन कोयला हिंदुस्तान में वहां से नहीं पहुंच पा रहा है। मित्रों, बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट के कारण कितनी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे यहां टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण आज मेरी सरकार को पूरा पता है कि मेरे यहां कितने दिन चलने वाला कोयला है, कब तक मैं बिजली पैदा कर पाऊंगा, पूरी डिटेल जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्ट्रक्चर मेरे पास है। इतना ही नहीं, जो कारखाने हमारे यहां 40 साल पहले बने, 50 साल पहले बने, और जब 2001-2 में जब हमकी बहुत बड़ा गुजरात में हमें बिजली की क्राइसिस थी, हम 2000 मेगावाट शॉर्टफॉल थे, उस संकट के दिनों में जब मैं सोचता था तो मैं तो नया था, मैं कोई इस सारे विषयों से जानता भी नहीं था, लेकिन मैं प्लांट लोड फैक्टर वगैरह सारे शब्द उस समय नए सुनने लगा। तब मुझे बताया गया था उस समय हमारा प्लांट लोड फैक्टर 60% था। 2001-2 में हमारा प्लांट लोड फैक्टर 60%, यानी 100 मेगावाट का कारखाना लगा हुआ है, उसकी 100 मेगावाट पैदा करने की ताकत है, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से वो 60 मेगावाट से ज्यादा कर नहीं पा रहा है। 40 मेगावाट वेस्टेज है, 1 मेगावाट यानी 4 करोड़ रुपया, यानी वो ढेर पड़े हैं, ये हालत थी। मित्र, इस टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग का परिणाम है कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेस्ट परफॉर्मेंस आज मेरे 40-50 साल पुराने
हमारे ऊर्जा के कारखाने 85% लोड फैक्टर पर पहुंचाए हैं। और अभी 13 अक्टूबर को हाईएस्ट था मेरा रिजल्ट, 30 अक्टूबर को हाईएस्ट रिजल्ट था, क्योंकि हर चीज को कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जा रहा है। अब उसके कारण कोयला बच रहा है, उसके कारण टाइम सेविंग हो रहा है, उसके कारण एफिशिएंसी लेवल बढ़ रहा है, और उस एनर्जी जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं लाया, वही है जो 60% पहले देती थी। हमने सिस्टम को ठीक किया, परिणाम मिला है। हमने प्रोक्योरमेंट को इसके साथ जोड़ दिया, हमने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दिया है। यहां तक मित्रों हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आने वाले दिनों में कि इस ट्रांसफार्मर के नीचे इतने यूनिट बिजली जाती थी, अचानक क्यों बढ़ गई, पता चलेगा आज वहां चोरी हुई है। तो थोड़ा सा ह्यूमन टच मिलेगा तो परफेक्ट पर्सन पकड़ा जाएगा, इसने चोरी की है। कितना एफिशिएंसी ला सकते हैं, और शायद ऊर्जा में क्षेत्र में इस प्रकार की एफिशिएंसी हम लाएं तो कभी अच्छा करके भी देश को कई बड़े संकट से बचा सकते हैं। नया पावर जनरेशन जब होगा तब होगा, जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं तो भी बहुत बड़े संकट से देश को बचाया जा सकता है। और उसका प्रारंभ गुजरात की धरती पर ई गवर्नेंस के इस मॉडल के साथ ई ऊर्जा के माध्यम से हम कर रहे हैं, इस ई ऊर्जा के द्वारा। और मैं मानता हूं देश के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल गुजरात के इन प्रयोगों से निकलने वाला है। हम करीब हाफ मॉड्यूल्स को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, हाफ मॉडल ऐसे हैं जिसको अप्लाई करना बाकी है। विद इन 4 और 5 मंथ्स शायद पूरा हम एक फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ देश के सामने आएंगे। कितनी बड़ी सेवा होगी। और इसलिए हम टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा, हम हमारे यहाँ बजटिंग, पूरा बजटिंग ई बजटिंग होता है मेरे यहाँ। हमारे यहाँ बजट की पूरी प्रोसेस ई बजटिंग से होता है, और उसके कारण इतना टाइम हमारा बच रहा है, इतना समय बच रहा है। और उतना ही नहीं, कोई भी चीजें खोजनी है, एनालिसिस करना है, कर सकते हैं। अब हमारे टैक्सेशन करीब 85,000 टैक्स पेयर लोग हैं, 85,000 का हमारा ई रिटर्न होता है, और मोर देन 600 करोड़ रुपीज हम ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे हैं। हम बिजली का पेमेंट, मित्र जैसे मोबाइल फोन से ट्रांजेक्शन की बात हुई, मेरे यहां 100 गांवों के अंदर इन दिनों ऑलरेडी हमारा फंक्शनिंग है। 100 विलेजेज में ऑनलाइन गांव में बिजली के पैसे भर दिए जाते हैं, और ऑनलाइन उसकी स्वीकृति होती है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का फायदा मिल रहा है। और आने वाले दिनों में, वरना एक समय क्या था आपको जानकर हैरानी होगी, बिजली का बिल पोस्ट ऑफिस में ही भरा जाता था। पोस्ट ऑफिस हर गांव में नहीं थी, खेत हर गांव में होता है, किसान हर गांव में होता है, बिजली का बिल हर गांव में आता है। उसको बिजली का बिल भरने के लिए नजदीक के बड़े शहर में पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। हमने आकर के एक छोटा सा बदलाव कर दिया, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दिया। आज मेरे यहां बिजली के पैसे लेट भरने के कारण किसी का कनेक्शन कट होने की संभावना पैदा ही नहीं रहती, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और इसलिए जन सामान्य के उपयोग के लिए हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। और लगातार इन बातों को जब सोचते रहते हैं तो ध्यान आता है, भाई अरे इसकी समस्या का समाधान तो यहां पड़ा है, चलिए जरा इस पर कुछ मॉडल कीजिए। लेकिन ये जो सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे देश में, और जिसको कौन कैसे सॉल्व करेगा कहना कठिन है, क्योंकि हर एक के अपने अपने अलग सॉफ्टवेयर है, अपने अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, और उसके कारण इतने बड़े देश को कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कन्वर्जन कैसे हो, इट्स अ चैलेंज। जैसे मान लीजिए गुजरात है, गुजरात ने फोरेंसिक साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है। हम पूरा इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए क्राइम रिकॉर्ड को बहुत साइंटिफिक ढंग से इन दिनों हम काम कर रहे हैं, डीएनए के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मित्रों आपको हैरानी होगी, इस देश में गुजरात पहला राज्य है जिसने वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी को ई गवर्नेंस से जोड़ करके इन लायन की जिंदगी को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग किया है। हम उसी ऐसे हर चीज को कैसे अप्लाई करना हम कर रहे हैं, लेकिन हर एक के अपने मॉडल होने के कारण देश के अन्य राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। अब जैसे होम डिपार्टमेंट के हर राज्य के अपने मॉडल है, एक गुनहगार एक राज्य में है तो उसको देखने के लिए मशीन एक प्रकार से काम करता है, वही गुनहगार दूसरे राज्य में जाता है तो मशीन दूसरे रूप से काम करता है, और दोनों का मेल बैठता नहीं और गुनहगार मजा ले रहा है। जब तक ये चीजें नहीं होती है,
इंटीग्रेशन नहीं होता है, कन्वर्जेंस नहीं होता है, तो इन सारे प्रयोगों के बाद, और जैसा आपने कहा, सब राज्य ने कुछ न थोड़ा बहुत किया है। हो सकता है कुछ राज्य बहुत आगे निकले होंगे, कुछ राज्य बहुत पीछे रहे होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज थोड़ा बहुत सब जगह पे हुआ है। लेकिन जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बनाएंगे, मित्रों, अभी हमें भारत सरकार ने एक सबको कहा है कि भाई आप गुजरात की जो पीडीएस सिस्टम है उसको फॉलो करिए। भारत सरकार ने सबको सूचना की है। क्यों? तो हमने पीडीएस सिस्टम को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो सस्ता अनाज की दुकान रहती है, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, और उसके कारण बार कार्ड के माध्यम से वो जाता है पंचायत घर के अंदर, वो अपना थंब इंप्रेशन देता है, और उसको कितना गेहूं मिल सकता है, क्या नहीं मिलता है, उसकी कूपन वहीं से मिल जाती है। कूपन लेके दुकानदार के यहाँ जाता है, दुकानदार उसको उतना माल लेता है, और दुकानदार के उस कूपन के आधार पर से माल दुकानदार को मिलता है। चोरी करने का सारा मौका चला गया। और उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को कहा है कि आप गुजरात के पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका स्टडी कीजिए और आप अपने राज्य के अंदर लागू कर दीजिए। मित्रों, कोर्ट का मसला, कभी कभी तो डेट लेने के लिए आपको पूरे दिन नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है कोर्ट में। कितना समय वेस्ट होता है। मित्रों, गुजरात पहला राज्य है जिसने एसएमएस सिस्टम से कोर्ट की डेट का नेटवर्क खड़ा किया है। हमारे जुडिशरी ने भी हमको मदद की है, और उसके कारण जस्ट आप अपने मोबाइल फोन से तय कर सकते हैं कि आज आपको आपकी डेट लगने वाली है, नहीं लगने वाली, या अगली डेट जाने वाला है। कितना मनुष्य की कितनी शक्ति वेस्ट होती हुई हम बचा रहे हैं। अभी हमने तय किया है कि गुजरात के सभी कोर्ट को हम ई लाइब्रेरी देने वाले हैं। सारे गैजेट जो अवेलेबल हैं हम सभी बार एसोसिएशन को सरकार की तरफ से देने वाले हैं। और अभी मैंने मेरे एक डिपार्टमेंट को सर्वे करने के लिए दिया है, क्या हम राज्य की सभी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें तो कितना बजट लगेगा। और अगर मैं आज जिस नगर की लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं, लेकिन मैं अगर वो ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करता हूं तो वो 20 लाख किताबों का मालिक हो जाता है। 20 लाख किताबें उसके पास उपलब्ध है, क्यों ना मैं उसका उपयोग करूं। ज्ञान परोसने के लिए मेरे विद्यार्थियों को क्यों भटकना पड़े। तो मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के हमारे लोगों को कहा है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कितना आसानी से उपयोग किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो इंडिजीनियस सिस्टम, अभी आप बता रहे थे, वो मोबाइल फोन से पंप चालू करना, अभी तो कंपनी ने उसको किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ गांव के अनपढ़ किसानों ने खुद नहीं तैयार किया था। वो मोबाइल से अपना वहां खेत में पंप चालू करता है और मोबाइल से बंद करता है। ऐसे कई मॉडल हैं जो नौजवान लड़कों ने चालू किए और काफी सफलतापूर्वक उसको लागू भी किया हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में कोई चोरी ना उसके लिए खुद ने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हुए। इस इनोवेशन को कैसे हम खोजें। और इस प्रकार के टैलेंट वाले लोग बहुत पढ़े होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, निरमा में पढ़ने का उनको सौभाग्य नहीं मिला होता है, लेकिन कुछ ईश्वर दत्त उनके अंदर सामर्थ्य होता है, वो ऐसी चीजों को करते हैं। देश में ऐसे लोगों की भी एक सूची अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो बिल्कुल ही इस प्रकार का, जिनके पास एक परमात्मा ने दी हुई विधा है, तो हो सकता है शायद हमारा बहुत बड़ा टैलेंट पूल बन सकता है। और ऐसे लोगों को अगर हम इनाम देने की कोई व्यवस्था करते हैं तो देश के उन जो सामान्य व्यक्तियों ने अपने अपने तरीके से खोजा है। मुझे स्मरण है, एक लड़का मैं जानता हूं, जब अभी मुझे चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि मोदी जी आप अपना सोशल मीडिया का बड़ा भरपूर उपयोग करते हैं। अब मैं तो करता हूं, लेकिन कैसे करता हूं मैं रहस्य निकालता हूं आज। ये बात सही है कि मैं बहुत सोशल मीडिया का उपयोग करता हूं। बहुत सारे नेता हैं जो सोशल मीडिया से डरते हैं, उनको लगता है ये बड़ा संकट आ गया है। मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब सोचने का तरीका होता है कि अगर दो प्रकार के लोग होते हैं ना, ग्लास आधा भरा होता है, तो एक कहता है आधा भरा है, दूसरा कहता है आधा खाली है। लेकिन मैं उन दो वालों से नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। मेरी सोच अलग है। मेरी सोच अलग है। और इसलिए हम इन टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी अगर सोच बनेगी तो हम बहुत कुछ चीजों को अपने यहां जोड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं
और उसका फायदा बहुत तरीके से ले सकते हैं। ये BRTS आप देखते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। ये पूरा टेक्नोलॉजी पे चलता है, पूरा टेक्नोलॉजी। और कितना फर्क आता है, अहमदाबाद शहर में AMTS की 900 बसेस चलती हैं एंड BRTS की 80 बसें चलती हैं, 80 बसेस। 900 बसेस में दिन में 6 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और 80 बस में 1.5 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। हिसाब लगाओ इकोनॉमी में क्या फर्क होता है। 80 बस 1.5 लाख लोगों को डेली ले जाती हैं, लाती हैं, जबकि 900 बस सिर्फ 6 लाख लोगों को ले जाती हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट के बाद एफिशिएंसी लेवल कहां तक ले जाए जा सकते हैं, जन सामान्य की सुविधाओं कितनी बढ़ाई जा सकती हैं। और इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर यूनिवर्सल। आवश्यकता होती है उसको अप्लाई कैसे करें। अगर हम इस इतने पूरे विज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तो बहुत लाभ होगा। और मैं इस बात से हैरान हूं कि एप्पल में ऐसी कौन सी ताकत है, वो क्या चीज है, किसी ने इससे रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि न्यूटन ने भी एप्पल से शुरू किया, और स्टीव जॉब ने एप्पल से पूरा किया। उसने भी एप्पल कंपनी देख के गया। तो विकास की, विज्ञान की यात्रा एप्पल से एप्पल लेकर कहां तक पहुंची है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, फिर एक बार गुजरात की युवा शक्ति को ये रत्न आपने दिया है, उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इन 2 दिन के विचार विमर्श से बहुत सारे नए विचार हम लोगों को भी मिलेंगे, जिसके द्वारा हम ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सामान्य मानव की बहुत अच्छी सेवा कर सकें। हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगती है और हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी को, और मैंने देखा है जी, इन दिनों आप कहीं जाओगे रेलवे में, बस में, विमान में कुछ तकलीफ होती है ना, तो बगल वाला आपको कहता है नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसा कर लेना ठीक हो जाएगा। तो हम सोचते हैं पुराने जमाने दादी माँ तो बताती थी कि पेट दर्द होता है, चलो ये ले लो। ये लोग कैसे बताते हैं? तो फिर मुझे पता चलता है कि डॉक्टर गूगल के भरोसे चलते हैं। ये डॉक्टर गूगल को पूछ करके बताते रहते हैं। मित्रों, इतना विज्ञान का प्रभाव है, हम इसका कितना उपयोग करें, इसे शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।